Hello everyone. In this video, I will tell you about how to do value addition for GS2. It is one of the most important topic for especially for GS papers. Value addition आपको करना ही पड़ता है. खासकर GS2 में it's very simple to do value addition. And by this lecture and from these notes, you can easily do great value addition in GS2 paper. And I can assure you, I have consistently got 120 or above 120 marks in three mains, so three UPSC mains. So this is tried and tested value addition, and you can apply this in your paper also. So value addition are of two type. One is general value addition, another is specific value addition. Specific value addition means topic wise value addition. If you want to know the meaning of what is topic wise value addition, then please watch session 1 of my session 1 of GS2 mentorship, in which I have told how to subdivide a broad topic, a broad heading of the syllabus into multiple small subtopics. वो आप देख लीजिए, उससे आपको समझ आ जाएगा. So value addition for GS2, first of all we will see general value addition. Please watch at least general value addition because it is extremely important, not only for GS but also for other GS paper. GS not only for GS2 but also for other GS papers. सबसे पहले you need to know about the preamble. प्रियम्बल आपको पूरा याद होना चाहिए एंड यू कैन कोट प्रियम्बल इन एनी ऑफ योर आंसर. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. एटलीस्ट इतना आपको मतलब पता होना चाहिए. प्लीज लर्न दिस प्रियम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल राइट में यू नीड टू नो ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट, बट एटलीस्ट अगर आपको वो याद नहीं हो रहा, बट ऐसा तो होगा नहीं कि वो याद ना हो. I want each one of you to learn each and every article of fundamental right, but at least यहाँ पास मैंने लिख दिया है. मैंने यहाँ एक एक आर्टिकल क्यों नहीं लिखे हैं, बिकॉज मुझे इतनी बार मैंने रश्मिकांत पढ़ी थी कि मुझे रट गए थे. So फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब आपको पता होना चाहिए. आर्टिकल सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में, इसके बारे में बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी हार्ट ऑफ इट. देन डीपीएसपी का भी सेम ईच एंड एवरी आर्टिकल आपको पता होना चाहिए. ईच एंड एवरी आर्टिकल कोई निमोनिक की तरह या कैसे भी आप याद करें वो मुझे नहीं पता, बट आपको याद होना चाहिए कौन साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है डीपीएसपी. फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपको पता होना चाहिए. सो प्लीज रिमेंबर ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी. अगर आपको याद नहीं हो रहा देन प्लीज मेक सम निमोनिक, या एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, जो यहाँ फंडामेंटल राइट इस तरीके से लिखे हैं. एटलीस्ट फंडामेंटल राइट तो मुझे लगता है आप सारे याद कर लेंगे. डीपीएसपी में थोड़ा इश्यू आता है, तो डीपीएसपी में आप कुछ निमोनिक बना सकते हैं, बट एटलीस्ट रिमेंबर क्या-क्या बात की गई है. डीपीएसपी में बात की गई है रिगार्डिंग पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एससी-एसटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इंटॉक्सिकेशन, इंप्रूविंग द ब्रीड, जस्टिस, डिक्रीजिंग द इक्वालिटी, देन इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, फ्री लीगल एड, कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट, लिविंग वेजेस, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैटर ऑफ इंडस्ट्रीज, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, इन सब की बात की गई है. एटलीस्ट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. सेम इज ट्रू फॉर फंडामेंटल राइट. 51A आर्टिकल है, इसमें भी आपको ईच एंड एवरी फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी 51A में है. ईच एंड एवरी फंडामेंटल ड्यूटी आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, और अल्टीमेटली मैंने ये छोटा सा ये बना लिया है, इतना आप देख लीजिए, बिकॉज एग्जैक्ट आपको कोट नहीं करना रहता फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी. आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि हाँ इसके बारे में बात की गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है. Then I can use fundamental right or DPSP or fundamental duty as my value addition. So fundamental duty talks about respecting the constitution, ideals of constitution, respecting the national ideas of national struggle of freedom, sovereignty, unity of and integrity of country, national service करना when called upon to do so, brotherhood, women के बारे में to renounce the practices derogatory to the dignity of the woman, rich heritage and composite culture को respect करना, environmental protection, scientific temper and humanism, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, एक्सीलेंस अचीव करना अपने फील्ड में, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना. ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, एंड यू नीड टू नो दीज थिंग्स. ये आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में बात की गई है. कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वुमेन से रिलेटेड, यू कैन कोट दिस. कोई भी क्वेश्चन आ रहा है रिच हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर में, सो जीएस 1 में यू कैन कोट दिस प्लीज, एंड यू हैव टू कोट दिस. अगर आप कोट नहीं करेंगे दूसरा कर देगा, ही विल गेट मोर मार्क्स. देन यू नीड टू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन मैंने यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके करके लिखा है, बिकॉज मुझे रट गया था कि क्या होते हैं पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई मुझे नीट में भी पूछे तो मैं बता सकता हूँ. कुछ मुझे पार्ट्स याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पास 14 ट्रिब्यूनल्स के बारे में, 15 टॉक्स अबाउट इलेक्शन, 16 टॉक्स अबाउट अदर सर्टेन क्लासेस, 17 टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी, 20 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ये मुझे याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिए थे, और बाकी मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मुझे एहसास हो गया था कि मुझे रट चुका है, मैं भूल नहीं सकता हूँ. अब ये आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, को आता ही है क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, इमरजेंसी में, ट्रिब्यूनल्स में, इलेक्शन के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, सर्विसेज के बारे में, एंड यू हैव टू कोट दिस पार्ट. सेम इज ट्रू फॉर द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखा है, बिकॉज़ ये मुझे रट गए थे. जो मुझे नहीं याद थे वो मैंने उनके बारे में थोड़ा लिख लिया है, ठीक है? जैसे कि 10th शेड्यूल, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
11 शेड्यूल 73rd, इसमें मैंने आर्टिकल्स भी लिख दिए हैं फ्रॉम 243 जी व्हिच टॉक्स अबाउट द ग्राम सभा। नहीं, ग्राम सभा नहीं, शायद इसमें वो तो हाँ ना, जो 11 शेड्यूल है इट इज़ कवर्ड इन द 243 जी। इसके अलावा 12th शेड्यूल इज़ कवर्ड इन 243 डब्ल्यू। बट फिर ये एंटी डिफेक्शन का है, ये सब इसके आर्टिकल्स 101, 191 ये भी मैंने यहाँ लिख लिए। 9 शेड्यूल विद इज़ कवर्ड इन आर्टिकल 31 बी। 8 शेड्यूल, तो ये आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने अपने हिसाब से मुझे लगा वैल्यू एडिशन ऐसे करना चाहिए, मैंने कर लिया। इसके अलावा और कौन से आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। ये सारे आर्टिकल्स मुझे रट चुके थे, याद हो चुके थे। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आता था, मैं आर्टिकल्स यूज़ कर सकता था। यू कैन लुक एट दिस। यहाँ तक कि मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, आप याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इतने आप याद कर लेंगे, देन यू विल बी इट विल बी हाइली बेनिफिशियल फॉर यू टू इंट्रोड्यूस एनी आंसर, है ना? आप इंट्रोडक्शन में ईज़िली यूज़ कर पाएँगे बहुत सारे क्वेश्चन्स को। देन इसके अलावा यू आल्सो नीड टू नो सर्टेन कमिटीज़, कमिटीज़ विथ रिलेटेड टू द लैंग्वेज, कमिटीज़ विथ रिलेटेड टू लैंग्वेज, ये सारी कमिटीज़ है। इसके अलावा वर्मा कमिटीज़ फॉर लॉज़ टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटी, शाह कमिटीज़ फॉर 1975 इमरजेंसी के लिए बनाई गई थी। सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया देन ओनली यू विल कोट द पार्लियामेंट्री कमिटी। कमिटी कोई भी क्वेश्चन आए, यू कैन ईज़िली कोट द पार्लियामेंट्री कमिटी, है ना? जो भी इतनी सारी कमिटीज़ हैं आपको पता होंगे, आई होप ये तो आपको एटलीस्ट याद होगा। लक्ष्मीकांत आपने 1-2 बार भी पढ़ी होगी तो। देन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ कमिटीज़ थी। देन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया कमिटी, पूंची कमिटी, ये आपको कोट करना ही पड़ता है कहीं न कहीं। देन अ सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट फॉर अर्बन लोकल बॉडी, देन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, ये आपको वर्ड यूज़ करने हैं। मैंने इसलिए लिखे हैं, ये कहीं अलग से नहीं आए, लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, इसलिए ये लिखे हैं मैंने। उदय कोटक कमिटीज़ फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब इन जेती श्रीनिवास कमिटीज़ फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, नचिकेत मोर कमिटीज़ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, नंदन नीलकेनी कमिटीज़ फॉर आई थिंक डीपी समथिंग, डिजिटल समथिंग कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। डिजिटल पेमेंट, डीपी इज़ फॉर डिजिटल पेमेंट। देन यू कैन रिमेंबर ऑल द कमिटी, एक-एक मैं बोल के नहीं बताऊँगा, आई विल अपलोड दिस पीडीएफ, आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। शांता कुमार कमिटीज़ फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन Ashok Dalwai committees for doubling the farmer income, NK Singh committees for 15th Finance Commission, सारदा प्रसाद committees for skill development, इसके है ना, सेक्टर स्किल काउंसिल की बात की थी इन्होंने, यूका सिन्हा committees for MSME, जिन्होंने बात किया था डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड, मतलब ये सब छोड़िए आप। बाबा कल्याणी कमेटी, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चन आते ही हैं इसमें ना, क्वेश्चन फार्मर के बारे में आता है, एफसीआई के बारे में आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आता है, एमएसएमई के बारे में आता है, कहीं जीएस 1, 2, 3 कहीं भी आए। बाबा कल्याणी कमेटी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अनिल काकोदकर कमेटी फॉर रेलवे सेफ्टी, विवेक देबरॉय कमेटी फॉर द रेलवे प्राइवेटाइजेशन, बिमल जालान कमेटी फॉर द एक्सटर्नल इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, आई थिंक जो आरबीआई ट्रांसफर करता है मनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्वामीनाथन कमेटी फॉर एमएसपी, अर्जुन सेन गुप्ता कमिटीज़ फॉर इन्फॉर्मल सेक्टर, वाई.एस. मलिक कमिटी फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनवायरनमेंट की कमिटी जैसे कि माधव गडगिल, ये सारी कमिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्लीज़ रिमेंबर ईच एंड एवरी कमिटी, ये सारी मैंने बहुत कमिटी लिखी हैं। दीस आर नॉट ओनली फॉर जीएस 2, दीस आर आल्सो फॉर द जीएस 3, है ना? जीएस 2, जीएस 3 के लिए कमिटी आप इतनी पढ़ लेंगे, देन यू विल बी हाइली इन अ वेरी गुड पोजीशन टू कोट कमिटी इन ऑल द क्वेश्चन्स, है ना? 90% क्वेश्चन्स में आप कमिटी कोट कर पाएँगे। देन कम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी जीएस 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सालों कुछ सालों में देखा गया है कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि केस लॉज़ के माध्यम से आपको एक टॉपिक पढ़ाइए, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेनका केस जो मैंने लक्ष्मीकांत में दिया है, वो पहले लिखे हैं। मेनका केस फॉर आर्टिकल 21 राइट टू लाइवलीहुड प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन। देन आईआर कोहेलो कमिटी फॉर 2007 में आया था ये, है ना? इसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये है, जो आपको पता ही होगा डीपीएसपी के लिए एवोल्यूशन में क्या-क्या, डीपीएसपी का एवोल्यूशन कैसे होगा, इसकी सारी आपको केसेस पता होना चाहिए। कि आईआर कोहेलो केस, ये मेनका केस, उसके अलावा नालसा केस क्या था, इज़ फॉर ट्रांसजेंडर राइट, देन बोमानी केस इज़ फॉर द स्टेट इमरजेंसी, बोमई केस सॉरी, देन मिनर्वा मिल केस फॉर द इलेक्शन डिक्लेयर्ड चैलेंज इन कोर्ट, देन कूपर केस इज़ फॉर द ऑर्डिनेंस नलिफाइड। ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है स्टेट इमरजेंसी पे, ऑर्डिनेंसेस पे, यू हैव टू कोट दीज़ केसेस। डीसी वाधवा केस फॉर द गवर्नर ऑफ बिहार, ये भी ऑर्डिनेंसेस से रिलेटेड है। चंद्र कुमार केस इज़ writ jurisdiction of the Supreme Court and High Court is a part of the basic structure and also ठीक है, चंद्र कुमार केस, देन ये तो हटा दिया मैंने। Then Nagendra Rao case for Supreme Court criticized the doctrine of sovereign immunity. Then Nota is given by a Supreme Court in a case. Then Lily Thomas case talks about struck down the Article 8(4) of the Representation of the People Act. देन ये मैंने जनरल केस लिखे हैं विच आई फाउंड फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, जैसे कि आपको लक्ष्मीकांत का एटलीस्ट आपने इतनी बार पढ़ी है तो आप उसका कुछ यूज़ कर पाएँ। इसके बाद मैंने लिखे हैं स्पेसिफिक केसेस विथ रिस्पेक्ट टू द लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी के लिए कौन से केस आए? आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफाइन द केस, मतलब बताइए केस लॉज़ विद रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिबर्टी, तो इसमें आ जाता है मेनका केस,
एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फॉर गंगा पॉल्यूशन। मेनका केस मैंने नहीं लिखा बिकॉज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऑलिव टेली केस फॉर द राइट टू लाइवलीहुड, देन केएस पुट्टास्वामी केस फॉर राइट टू प्राइवेसी, देन फहीम शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला फॉर राइट टू इन इंटरनेट एक्सेस अंड इन आर्टिकल 21, देन अरुणा रामचंद्र शानबाग राइट टू डाई विद डिग्निटी। सो ये if any question comes related to explaining the case laws with regarding life and liberty, you can case these you can quote these 5 6 cases and you are good to go. इन ह्यूमन राइट के लिए नवदेव जौहर केस, नालसा केस, ऑर्डिनेंसेस के लिए कूपर केस, डीसी वाधवा केस एंड ये जो भी लिखा है मैंने पीके सिंह केस, ये सारे फेमस केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन पीआईएल के लिए मुंबई मुंबई कामगार सभा केस, सुनील बत्रा केस, ये सारे आपको पता होना चाहिए। बदुआ मुक्ति मोर्चा केस, ठीक है। देन एससी एंड एसटी के लिए यू नीड टू नो द पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के लिए। देन प्रेस सेंसरशिप के लिए बृजभूषण वर्सेस ये वाले केस, ये सारे जो केसेस मैंने दिए हैं। रिजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे डायरेक्ट कभी-कभी आ जाता है। ये सारे आपको पता होने चाहिए स्टार्टिंग से, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अनंत थॉमस इंद्र शनाय एंड नागराजन केस और ये जो भी है जरनैल सिंह केस, ये सारे आपको पता होना चाहिए। जरनैल सिंह वर्सेस रश्मि गुप्ता एंड एनी क्वेश्चन कम्स ऑन रिजर्वेशन यू हैव टू कोट ऑल दीज़ केसेस, है ना? एक नहीं, ऑल दीज़ केसेस। सेपरेशन ऑफ पावर में ये आपको पता होना चाहिए। केशवानंद भारती, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस नारायण केस। फीमेल के राइट के लिए आपको बहुत कुछ केसेस आप याद कर लीजिए, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस हो गए, ये क्या शायरा बानो हो गया, जोसेफ साइन केस हो गया, सबरीमाला केस हो गया। इसके अलावा और भी मैंने यहाँ कुछ लिखा होगा। इसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड केस आप सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस ये है सीजीआई, मतलब सीजीआई पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं, इन द आरटीआई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड राम केस, प्रशांत भूषण केस, पीएन दुआ केस। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कंटेम्प्ट का, यू हैव टू कोट एटलीस्ट वन ऑफ दीस केसेस, है ना? देन मर्सी पिटीशन के लिए शत्रुघ्न चौहान केस, मारू राम केस, ये जो आपको पता होना चाहिए। देन श्रेया सिंघल केस एक हुआ था फॉर द 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट रिमूव कर दिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। अमित संघई केस, पब्लिक वेज एंड वे कैन नॉट बी ऑक्युपाइड ड्यूरिंग स्ट्राइक, है ना? इंडेफिनिटली ड्यूरिंग स्ट्राइक। कस्टोडियल डेथ से क्वेश्चन आते हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस, यशवंत एंड अदर्स केसेस, ठीक है? एक केस भी आप इन सब में याद कर लेंगे, कस्टोडियल डेथ का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, यू कोट दिस केस एंड राइट व्हाट इज़ तो मतलब इस केस में क्या हुआ था इन वन वर्ड, एक वर्ड में भी लिख देंगे, इट विल बी ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस। सो ये मैंने अभी तक आपको बताया जनरल वैल्यू एडिशन एंड यू नीड टू नो ऑल दिस। जनरल वैल्यू एडिशन में अपने अपन ने देखा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें, दूसरा अपन ने देखा कमिटीज़ और तीसरा अपन ने देखा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। तो ये सारे बहुत-बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर जेएस2 बट आल्सो फॉर द अदर जीएस पेपर्स। अब वी कम टू टॉपिक वाइज़ वैल्यू एडिशन। टॉपिक वाइज़ वैल्यू एडिशन जैसे कि मैंने बताए थे टॉपिक्स हैं, जैसे कि फेडरलिज्म है या फिर अपना सेकंड टॉपिक मैंने लिखा है लोकल गवर्नमेंट है, इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो अपने पिछले सेशन 1 में आपको बताए थे किस तरीके से आप सिलेबस को सब डिवाइड करते हैं, उसका वैल्यू एडिशन अलोंग विद डायग्राम्स मैंने जोड़े हैं। तो यू कैन रीड दिस। एक-एक मैं आपको नहीं बताऊँगा, इट्स वेरी, वेरी सिंपल टू रीड, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। जैसे कि अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा पहले से, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे कि यूनिटरी बाइस के बारे में बात की गई है, मतलब आपको ये दिखाना है कि कैसे यूनिटरी बाइस है, यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है टू मेक द लॉज़ वगैरह। तो फार्म फार्म लॉज़, लेबर लॉ, ये उस समय बहुत न्यूज़ में था इसलिए मैंने लिखा है। नेशनल लॉकडाउन वो लगा सकते हैं, डीएनसीटी एक्ट जो उस समय आया था, आर्टिकल 370 कैसे रिमूव कर दिया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। इसके अलावा सेस एंड सरचार्जेज़ जो लगाते हैं, प्रोफेशनल टैक्स कितना लिमिट होती है लीव करने की, प्रधान पीएम केयर फंड, आर्टिकल 293, सीबीआई, और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। दीज़ ऑल थिंग्स, ये एक-एक पॉइंट है ना? दीज़ ऑल थिंग्स इंडिकेट्स यूनिटरी बाइस। देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, ये कैसे आपको दिखाना है। देन ग्रांट्स जो अपन देखते हैं अंडर द स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, अमृत स्कीम, ये बेस्ड होता है उस पे, आपके परफॉर्मेंस पे। देन ट्रांसजेंडर वेलफेयर फंड, जीएसटी काउंसिल हो गया, सीएम सब कमिटीज़ होती है, लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों पे ये आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दिखा सकते हैं। देन यू कैन यूज़ दिस डायग्राम, दिस इज़ अ वेरी गुड डायग्राम। किस तरीके से पहले सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म था फ्रॉम 1947 टू 67, देन कन्फेडरेशनल फेडरलिज्म आया फ्रॉम 67 टू 1990, then cooperative federalism, then cooperative plus competitive federalism, and finally we are our aim is to achieve the collaborative federalism, मतलब सब साथ में काम करें। You can use this, है ना? evolution of federalism, you these are the some of the keywords। और ये आप कैसे लिखाएंगे कि हाउ व्हाई दिस इज, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ आप कुछ कीवर्ड्स यूज करेंगे जैसे कि म्यूचुअलिज्म, देन दिस इज सीमलेस वेब ऑफ कनेक्टिविटी, को प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉलिसीज, डीएनए व्हिच इज डायलॉग नेगोशिएशन एंड एक्शन, देन कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, ये सारे आप वर्ड यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। देन दीस आर सम ऑफ द कीवर्ड्स दैट यू कैन यूज। माइक्रो मैनेजमेंट बाय स्टेट नहीं होना, माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि हुआ था इन द कोविड-19, इन प्लानिंग वगैरह में होता है। देन मॉडल एंड मैग्नेट, जैसे कि गुजरात में आप एक मॉडल लाइए, ये सारे आपको बहुत सारे कोचिंग्स हैं, कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं। देन क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, कोलैबोरेटिव एंड कन्वर्जिंग फेडरलिज्म,
एक भारत श्रेष्ठ भारत, डिजिटल डायलॉग, संवाद, समन्वय, समाधान, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज्ड कोलैबोरेटिव अप्रोच, फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरल प्रायोरिटी, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होना चाहिए। ये सारे आपके कीवर्ड हो गए। देन व्हाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अराइजेस, क्यों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अराइज हो रहा है? क्यों आपस में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है? तो इसके रीज़न आप लिख सकते हैं बिकॉज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म्स, आर्टिकल 70 ये आ गया मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं वो। है ना? क्यों कॉपरे सेंटर सेंटर को क्यों ये मजबूरी हुई कि वो स्टेट के साथ कोऑपरेट करे? इंटरनेशनल फोरम में स्टेट का से, जुडिशरी के कारण, सिविल सोसाइटी के कारण, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये मैंने बहुत स्पेसिफिक बनाया होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अगर इसमें आप कोई क्वेश्चन आ रहा है, आई कैन राइट अ फुल फ्लेज्ड आंसर बिकॉज़ ऑफ दिस 2 मतलब 2 लाइन में, जो मैंने कंटेंट बनाया है, इसके बेसिस पे ही मैं वेरी गुड आंसर लिख सकता हूँ। व्हाई कॉम्पिटिटिव फ्रेंडली, बट ये एक सॉल्यूशन नहीं है ना, ये आपके पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। ये अल्टीमेटली मेरा रिवीजन के लिए था एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इससे आप छोटी-छोटी चीज़ें निकाल के ले सकते हैं। एग्ज़ैक्टली आप ये पढ़ेंगे तो ना आपको समझ आएगा इतने अच्छे से। जो भी आपको समझ आ रहा है, प्लीज़ डू नॉट हैव फोमो कि सर ने ये दे दिया, मुझे इसमें चीज़ें समझ नहीं आ रही। जो भी आपको चीज़ें समझ आ रही है, डायग्राम्स वगैरह, वो आप इससे पिक कीजिए, इंक्लूड कीजिए अपने नोट्स में एंड दे विल बी हाइली, हाइली वैल्यूएबल। ये बहुत ज़्यादा डेंस वैल्यू एडिशन है, जो कि मैंने अपने 2-3 साल की मेंस जब मैं दे रहा था, 2-3 साल जैसे आप बहुत लोग पहला मेंस दे रहे होंगे, तो मैं 2-3 बार मैंने 3 बार मेंस दिए हैं और मेंस की तैयारी के दौरान मैंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके फाइनली ये कल्मिनेशन बनाया था, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक-एक चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो भी आपको समझ आ रहा हो वो पढ़ लीजिए। जैसे कि ये मैंने लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पास मैंने अलग से भी आर्टिकल्स लिख लिए जो मैं यूज़ कर सकता हूँ लोकल गवर्नमेंट के, जो मुझे याद होने चाहिए। देन ये डायग्राम मैंने लिख लिया कि लोकल गवर्नमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई विल मेक दिस डायग्राम लोकल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रासरूट डेमोक्रेसी एंड द बॉटम अप अप्रोच। इसके बाद एआरसी ने क्या कहा है? एआरसी ने क्या कहा है? इसका मैंने सेपरेट नोट्स बनाए थे, बट आई हैव इंक्लूडेड सम सर्टेन कीवर्ड्स हियर। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा हाउ ई-गवर्नेंस इज़ यूज्ड इन द लोकल गवर्नेंस। ये आपको अब समझ आ रहा होगा व्हाट आई हैव टोल्ड इन यू द सेशन 1। सेशन 1 में मैंने बताया था कि लोकल गवर्नमेंट में ये टॉपिक है और ये इनके पे आपके नोट्स होने चाहिए। अब उन्हीं नोट्स के मैंने वैल्यू एडिशन यहाँ पर लिख दिए हैं, जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने 5-6 पेज के बनाए थे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देन सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने स्पेसिफिक आर्टिकल्स लिख दिए हैं 121 टू 111। ये क्या है? ये मैंने अपने नोट्स में स्पेसिफिकली लिखा हुआ कि इनका मतलब क्या है। अब मैंने इतनी बार इनको पढ़ लिया था कि मुझे याद हो गया था, सो आई जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हाँ, इसमें जुडिशरी मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का कुछ करती है, इसमें ये करती है, तो मुझे याद आ जाएगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है बिकॉज़ बहुत समय हो गया है, बट याद आ जाएगा। यहाँ भी मैंने स्पेसिफिकली ये लिख दिए हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस के लिए कूपर केस, डीसी वाधवा केस, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिकॉज़ इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। ऑलरेडी मैं लिखा है मैंने जजमेंट में, बट सेपरेशन ऑफ पावर का एक टॉपिक है, सब टॉपिक, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम में बताया था, इसलिए मैंने यहाँ भी लिख लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारे डायग्राम्स, इस तरह के ग्राफ्स वगैरह इससे आपको मिल जाएँगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने खुद के बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इंट्रीज़ क्रिमिनल इन द पार्टी, ये क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स का है। बहुत स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ें आपको मिलेंगी साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे, जो भी आप मतलब है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको बननी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं एक-एक चीज़ नहीं बताऊँगा, आप पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बत मुझसे पूछ लीजिए। ये एवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस का डायग्राम एक बहुत अच्छा है। ये अपना सिटीज़न चार्टर का डायग्राम है। हर चीज़ का आप एक डायग्राम रेडी रखिए। और ये अपना ये भी ये ग्रीवियंस रिड्रेसल का है, सर्वोत्तम मॉडल जो है। इसके अलावा ये अपना डायग्राम है विथ रिस्पेक्ट टू द डाटा ड्रिवन पॉलिसी। इस पे हर बार लगभग क्वेश्चन आता है। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम डाटा ड्रिवन पॉलिसी। ये आपका पार्टीज़ टू करप्शन, करप्शन का कोई क्वेश्चन आ रहा है एथिक्स वगैरह में, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आप ये कहीं भी यूज़ करते हैं सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, है ना? ये दिस इज़ द व्हाट वी नीड टू मूव फॉर गवर्नेंस में। गवर्नेंस का एक डायग्राम है कि सेंटर का सबसे ज़्यादा से था, स्टेट का उससे कम, लोकल का उससे कम। आइडियली सबका बराबर से होना चाहिए, स्पेशली लोकल का ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस तरह का आप डायग्राम बना सकते हैं दैट वी नीड टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। इस तरह के डायग्राम्स आपको मिल जाएँगे। बहुत डेंस वैल्यू एडिशन मिलेगा। आप इससे जितना ले सकते हैं उतना लीजिए। आपको लग रहा है कि इतना यूज़फुल नहीं है, देन मत लीजिए। बट ये स्किल डेवलपमेंट का डायग्राम है। स्किल डेवलपमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। और भी मैंने कुछ छोड़ दिए होंगे 2 डायग्राम, जैसे कि आप बना सकते हैं प्रीमैच्योर डीइंडस्ट्रियलाइज़ेशन का डायग्राम। ये आप डायग्राम बना सकते हैं फ्रॉम वी नीड टू मूव फ्रॉम अ, एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इट विल डिपेंड अपॉन स्किल एजुकेशन, हार्नेस द डिजिटल डिवाइड, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बना सकते हैं डायग्राम। ये हेल्थ वाला कोई डायग्राम है कि आपका मतलब इस तरीके से होता है कि आप बॉटम टू अप जाते हैं। पहले आप डायरेक्टली टर्शियरी केयर में चले जाते हैं, बट आइडियली आपको प्राइमरी में जाना चाहिए। और ये है कंटिन्यूम ऑफ केयर होना चाहिए, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, फिर ये आपके डायग्राम्स हैं कुछ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बनाई थी। ये आपके चाइल्ड वाले वगैरह के डायग्राम है, चाइल्ड न्यूट्रिशन का डायग्राम है। ये आपका डायग्राम है द ऑफ द पॉवर्टी। ये कोई भी वल्नरेबल सेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन राइट द आंसर इन स्टेपल फॉर्मेट। स्टेपल इज़ द सोशल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक।
सोशल में यू विल टॉक अबाउट दीज़ थिंग्स। आप ये पढ़िए तो आपको समझ आएगा, है ना? यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक चीज़ें लिखी है बहुत डेंस। अब एक-एक वल्नरेबल सेक्शन डिस्कस किया है, जैसे कि चाइल्ड हो गया, जुवेनाइल हो गए, अपना यूथ हो गया, उसके बाद अपना सीनियर सिटीज़न हो गए, पीडब्ल्यूडी हो गया, देन ट्रांसजेंडर, मैनर्स स्कैवेंजर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देन फाइनली लास्ट टॉपिक कंपैरिज़न बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका तो मैं कोई शॉर्ट बना नहीं सकता। यू हैव टू कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन विद डिफरेंट कंट्री, जो मेरे मेन नोट्स थे उसी से मैंने पढ़ा। आई होप आपको समझ आया हो थोड़ा बहुत। ये मैं अभी ही अपलोड कर दूँगा। जो भी ये नोट्स हैं इसको आप पढ़िए, एक बार समझिए। इससे थोड़ा बहुत भी ले पाएँगे, 10-20%, है ना? आप इसको मतलब 30-40% भी यूटिलाइज़ कर पाएँ, जो मैंने ये वाले नोट्स बनाए थे। ऊपर वाले तो आपको पूरे यूज़ करने हैं, जनरल वैल्यू एडिशन वाले। ये वाले आप 30-40% भी यूटिलाइज़ कर पाएँ, इट विल बी वेरी, वेरी, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपके पास अभी तक वैल्यू एडिशन के नोट्स नहीं हैं, प्लीज़ मेक सेपरेट नोट्स ऑफ वैल्यू एडिशन, इंक्लूड कीवर्ड्स, इंक्लूड ऐसी चीज़ें इंक्लूड करिए, जिसको आप एग्ज़ाम के बीच में जो 2-3 घंटे टाइम रहेगा, वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ जनरली हम क्या करते हैं, 40-50 पेज के नोट्स बना लेते हैं, एक बार जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं, इतना फ़ायदा नहीं होता। आप इस तरह के 10 पेज के नोट्स बनाइए एंड रिवाइज़ देम एट लीस्ट 5 टाइम्स इन दोज़ 2 आवर्स, जो एग्ज़ाम के बीच में रहेगा। हाइली, हाइली यूज़फुल होगा आपके लिए, बिकॉज़ एकदम फ्रेश मेमोरी रहेगी और आप उसे यूटिलाइज़ कर पाएँगे। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो।